मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सभी लोग अच्छी तरह कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहें। बच्चों, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन को भी कवर किया। तो सभी लोगों ने उस टॉपिक को तैयार कर लिया होगा और जिन बच्चों ने अभी उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया है वो लोग पहले लास्ट वीडियोस को जा करके उनके नोट्स बनाएं, उनको देखें और उसको अच्छी तरह तैयार करें। क्योंकि कंपटीशन के दृष्टिकोण से या एकेडमिक में भी देखा जाए तो फ्रिक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यूअसली इन वीडियोस की हेल्प से आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर इसको लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात न्यूटन के गति विषयक नियम या फिर केवल गति के नियम। ठीक है, काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनएलएम। बगैर न्यूटन्स लॉज के हम लोग कई सारी क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए न्यूटन ने जो जो समीकरण हम लोगों को बताए हैं या जो जो लॉज न्यूटन ने हम लोगों को बताए हैं, पहले हमको उनकी स्टडी करनी है, फिर उनकी एप्लीकेशन को पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप पूरे टॉपिक को ईजिली हमको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शॉर्ट में हम लोग इसी को बोल देते हैं एनएलएम। ठीक है ना, एनएलएम का मतलब भी होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या इसको केवल लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। लॉज ऑफ मोशन, तो या तो हम लोग बोल दें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और या तो केवल बोलें लॉज ऑफ मोशन अर्थात गति के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अभी हम सबको तैयार करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात आती है लॉज ऑफ मोशन में फोर्स की। किसकी बात आती है? फोर्स की। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे जो टॉपिक, उसका नाम है फोर्स अर्थात बल। फोर्स के बारे में सभी लोग ये जानते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th और 10th में भी, कि फोर्स क्या है। फोर्स वो पुश और पुल है, धक्का या खिंचाव। ठीक है ना, फोर्स इज ए पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलने का प्रयास करता है, और चेंजेस द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, या वस्तु की स्थिति को पूरी तरह बदल देता है। तो बल वह होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न करे। आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि फोर्स वो होता है जो किसी बॉडी की स्टेट यानी अवस्था को बदल दे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूविंग स्टेट में लाने का प्रयास करे, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाने का प्रयास करे। ये काम कौन करता है? फोर्स। इसी को हम लोग कहते हैं बल। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को या तो बदलने का प्रयास करता है या उसको बदल देता है। Which tries to change the motion of any या position of any object और changes the position of any object, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, कोई भी एक ब्लॉक अगर किसी सरफेस पर रखा हो, m द्रव्यमान की किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी सरफेस पर रख दें तो इनिशियली हम लोग जानते हैं कि ये रेस्ट अर्थात विरामावस्था में है, इसको रेस्ट स्टेट कहते हो। तो अगर हम लोग इस पर कोई फोर्स अप्लाई करें, या तो इसको बल लगाकर खींचें और या तो इसको वाय बल लगाकर धक्का दें यानी पुश करें। पुल माने खींचना और पुश माने धक्का देना, तो पुल और पुश। अगर यहां पर हम लोग लिखें तो ये पुल का केस है, और अगर इस वाले फिगर में हम लोग ध्यान से समझें तो ये पुशिंग का केस है। पुल माने खींचना और पुश माने धक्का देना। तो जैसे ही ये फोर्स हम लोग m मास की बॉडी पर लगाएंगे तो m मास की बॉडी क्या करेगी? अपनी स्टेट यानी अपनी अवस्था को बदलने का प्रयास करेगी।
इसका मतलब कि इस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने का काम किसने किया? इस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने का काम किया फोर्स ने। ठीक है, एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। पहले वस्तु किसमें थी? रेस्ट में। ऑब्जेक्ट पहले किसमें थी? रेस्ट में। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वो किस स्टेट में आ गई? मोशन स्टेट, अर्थात वो चलने की अवस्था में आ गई। और फोर्स के दो उपाय हैं इसको चलाने के। फोर्स दो प्रकार से लगाया जा सकता है, या तो इसको पुल किया जाए बॉडी को, और या तो पुश किया जाए, या तो खींचा जाए और या तो धक्का दिया जाए। क्लियर? सेकंड एग्जांपल पे अगर हम लोग ध्यान दें कि कोई भी एक मूविंग ट्रॉली या फिर कार है जो व्यू वेलोसिटी से चल रही है, प्लेन सड़क पर रन कर रही है, दौड़ रही है, तो अगर हम लोग इस पर ब्रेक अप्लाई करें तो ये रेस्ट में आ जाती है। पहले किस स्टेट में है? मोशन। और अगर हमको इसको किस में लाना है? रेस्ट में, तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है? ब्रेक। आपने एग्जामिन किया होगा अपने डेली लाइफ में, साइकिल को जब चलाते हो तो साइकिल जब शुरुआत में रेस्ट में होती है, बाइसिकल या बाइक हो गई या कार हो गई, शुरुआत में रेस्ट में होती है, तो चलाने के लिए हमको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब वो चल रही होती है और उसको अगर रोकना हो तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोकना पड़ता है। वो ब्रेक के फॉर्म में भी हो सकता है फोर्स, या अनदर फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखो, फोर्स का काम दोनों है, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना और मोशन की ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना। ये काम किसका होता है? फोर्स का। दिस इज द मेनली इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स। ये बल का महत्व है। ठीक है बच्चों, जो फोर्स होता है वो या तो बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाएगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाएगा। दिस इज द मेन रोल ऑफ फोर्स। इसी को हम लोग बल या धक्का या खिंचाव भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग को पूरी बात समझ में आ गई कि फोर्स इज पुश और पुल। ये पुश भी है या पुल है, विच tries to change state of object or change the state of object। स्टेट का मीन्स यहां पर पोजीशन से है। क्लियर? बल व धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है, और या तो ये लिखा है कि वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं पुश और पुल। बात आपको समझ में आ गई? तो फोर्स क्या है? फोर्स एक प्रकार का ऐसा पुश और पुल है, धक्का या खिंचाव है, जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न करता है या परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है या परिवर्तन कर देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। क्लियर हो गया सभी को? तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। फोर्स इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और दूसरी इसकी सीडीएस यूनिट होती है डाइन। इट इज द सीडीएस यूनिट ऑफ फोर्स और दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इसको न्यूटन और यहाँ पर डाइन बोला जाता है, और 1 न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 डाइन होते हैं। ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है, सबको पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग नोट्स बनाते चलें। 1 न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 डाइन। और अगर फोर्स की डायमेंशन फार्मूले की हम लोग बात करें तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू ml2t-2। F इज इक्वल टू ml2t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इसको बल की विमा कहते हैं। सभी को इतनी बात समझ में आ गई? तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? F से। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दूसरी यूनिट क्या होती है? डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। और फोर्स की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ml2t-2। नोट कर लें आप लोग कॉपी में। नोट कर लिया बच्चों? तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया फोर्स के बारे में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाकर उसको मोशन स्टेट अर्थात गति की अवस्था में लाया जा सकता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह सभी लोग पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। जो बल होते हैं, फोर्सेस, वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी होती है या बल का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, अर्थात संपर्क बल। ठीक है। और जो दूसरा फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, अर्थात असंपर्क बल। ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक को बोला जाता है कांटेक्ट फोर्सेस और एक को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। एक को संपर्क बल और दूसरे को असंपर्क बल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो जैसा इनका नाम है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ? जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो तब उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना? जब बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हो तब उनके बीच जो फोर्स लगता है उनको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो संपर्क बल कब काम करेगा? जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो। तो कांटेक्ट फोर्स अराइजेस, कांटेक्ट फोर्स एक्ट्स ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट, ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज और पार्टिकल्स। ठीक है। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, इट एक्ट्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स। पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने पर ही उन पर काम करे। दो बॉडीज अगर आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हैं, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, जब ये फिजिकल कांटेक्ट में हैं तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और अगर विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी फोर्स लग रहा है, बॉडीज अलग अलग भी हैं, आइसोलेट, फिर भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही हो, बल आरोपित कर रही हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सभी को समझ में आ गया? तो एक प्रकार का फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट। और दूसरे टाइप का जो फोर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट, संपर्क बल और असंपर्क बल। क्लियर? सभी लोग ध्यान से टॉपिक को समझते रहें, इजीएल टॉपिक है। तो एक प्रकार का फोर्स होता है कांटेक्ट और दूसरे टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कांटेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तब उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। और जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में ना भी हो तब भी वो एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करें उसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से फोर्सेस कांटेक्ट हैं बताएं आप लोग? संपर्क बल कौन कौन से होते हैं? किन किन फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में रखा जाता है? दिमाग दौड़ाएं सभी लोग अपना। कांटेक्ट फोर्सेस यानी संपर्क बलों की कैटेगरी में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? ये नोट कर लिया, रफ कर दिया जाए इसको। कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में सबसे पहला जो फोर्स आता है,
जो भी आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी है, जिसको बोलते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। तो पहला जो फोर्स है उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो घर्षण बल होता है ये कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। याद है ना सभी लोगों को, जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच एक ऐसा फोर्स लगता है जो बॉडीज के मोशन को अपोज करता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों तो उनकी गति का विरोध करने वाला जो बल है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल। दूसरा आपको याद होगा जो टेंशन फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तनाव बल। ठीक है, डोरी का जो तनाव बल होता है टेंशन फोर्स, ये भी किस प्रकार का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। अगर आप स्ट्रिंग से किसी भी बॉडी को बांध दो, अगर आप डोरी से किसी भी बॉडी को बांध दो, फ्रिक्शन तो सबको समझ में आ गया होगा। दो बॉडीज अगर एक दूसरे के साथ संपर्क में हो और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो तो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लगता था फ्रिक्शन। ऐसे ही अगर हम लोग किसी रिजिड सपोर्ट से किसी भी एम मास के ब्लॉक को डोरी से बांध दें तो डोरी में जो फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स कहते हो। ये तभी लगेगा जब डोरी जो स्ट्रिंग है वो मास के साथ कांटेक्ट में हो। अगर स्ट्रिंग मास के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होगा, डोरी ढीली हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर डोरी ढीली हो जाएगी तो टेंशन फोर्स नहीं होगा। तो जो टेंशन फोर्स होता है ये भी कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया। अगला जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये भी याद होगा सभी लोगों को, पढ़ा था हम लोगों ने। इसको कहते हो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। याद है नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन क्या होती थी? अगर हम लोग किसी भी तल पर खड़े हुए हैं, वी स्टैंड ऑन एनी सरफेस, तो हम इस सरफेस पर एक वेट एक्सर्ट करते हैं mg, और ये सरफेस हम पर ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है कैपिटल R। कैपिटल R या इसको कैपिटल N भी बोला जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। सारे एग्जांपल आपको समझ में आ रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बॉडी मोशन में है, किसी सरफेस पर रखी हुई है तो इसके कांटेक्ट सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन लगेगा। एम मास की बॉडी किसी डोरी से बंधी है तो डोरी और ब्लॉक के बीच टेंशन फोर्स लगेगा। और कोई भी व्यक्ति या मैन किसी सरफेस पर खड़ा है तो सरफेस से उस मैन पर क्या लगेगी, रिएक्शन फोर्स। क्या लगेगी, रिएक्शन फोर्स, जिसको बोलते हो प्रतिक्रिया बल, और ये भी कांटेक्ट फोर्स है। और अगला जो फोर्स होता है इसको बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। क्लियर, स्प्रिंग बल। स्प्रिंग फोर्स आपको पता होगा कि अगर किसी भी स्प्रिंग से कोई एम मास की बॉडी को बांधकर उसको x दूरी तक खिसकाया जाए तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हो। F = -kx। ये हुक्स लॉ कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, हुक्स लॉ। जो बच्चे 11th में हो वो लोग ध्यान से इस बात को समझें, आगे आपको मिलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी, एसएचएम में ये फार्मूला। लेकिन अभी आप यहाँ पर पढ़ लें कि अगर आप किसी भी बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच करोगे, किसी भी वस्तु को आप स्प्रिंग के साथ जोड़ोगे, तो जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक फोर्स डेवलप करती है, और ऐसा फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = -kx। और इसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको मेन 4 एग्जांपल्स बताए जो कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पहला फोर्स होता है कौन सा, पहला फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा फोर्स होता है टेंशन फोर्स, तीसरा जो फोर्स होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन, और जो चौथा फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये सारे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, ये सारे फोर्सेस कहलाते हैं कांटेक्ट फोर्स। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको ध्यान से समझते रहें। सबके फार्मूलेशन हम लोगों को बच्चों पहले से ही पता है। जैसे फ्रिक्शन के सारे वीडियोस आपके पास में हैं, आप लोग उनको स्टडी करके फ्रिक्शन की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, फ्रिक्शन के बारे में समझ सकते हैं सारी चीज़ों को।
तो फ्रिक्शन एक प्रकार का कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। रफ कर दिया जाए इसको। तो चलिए, ये सारे फोर्सेस हो गए कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल, इनको संपर्क बल कहा जाता है। तो कांटेक्ट फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट में हो, तो फ्रिक्शन भी कब काम करेगा? जब कांटेक्ट में दो बॉडीज होंगी। टेंशन फोर्स कब लगेगा? जब कोई बॉडी डोरी के साथ कांटेक्ट में होगी, स्ट्रिंग के साथ। रिएक्शन फोर्स कब लगेगा? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। और उसके बाद स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? जब कोई ब्लॉक किसी स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया होगा, अर्थात जोड़ा गया होगा। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो फोर्सेस आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन से? इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, अर्थात असंपर्क बल। तो एक बल कहलाता है संपर्क बल और दूसरा कहलाता है असंपर्क बल। क्लियर हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जैसे हम लोग बात करें, पहला फोर्स जिसको आप लोग बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इससे पहले कि अगर दो बॉडीज m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हों तो ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और उसका फार्मूला होता था F = G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया इस फोर्स का। यहां पर G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ द बॉडीज। और r क्या है? दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन या उनके बीच की दूरी। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, फिर भी उन पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ठीक है। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को हम इतनी ऊंचाई पर ग्राउंड से रख दें, अर्थ से, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। किस फोर्स से? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पेन अर्थ के कांटेक्ट में ही हो। हम इसको चाहे जितनी हाइट पर ले जाएं, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट कांटेक्ट के भी लगता है। हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और ऐसे फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। दूसरा जो फोर्स होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अर्थात वैद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फंडामेंटल हम लोगों को क्लियर है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, तो ये चार्जेस एक दूसरे पर एक वैद्युत बल आरोपित करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक। 11th वालों को अभी ऑड लग रहा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। और जो 12th में है या फिर 12th पास आउट हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये फार्मूला समझ में तुरंत आ गया होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है और ये लॉ कहलाता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है। लेकिन आजकल तो 9th 10th में भी कूलॉम्स लॉ पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी ऑड नहीं लगना चाहिए। तो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये पूरी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर? जैसे ये वाला जो फार्मूला था ग्रेविटेशन फोर्स का, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। ऐसे ये होता है कूलॉम्स लॉ। क्या होता है? कूलॉम्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगेगा, इसके लिए दोनों चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में होना आवश्यक शर्त नहीं है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों तो भी उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट कांटेक्ट के काम करता है, और ऐसे फोर्स को या ऐसे फोर्स का जो लॉ है उसको कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। तीसरा जो फोर्स होता है इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हो, चुंबकीय बल। जैसे हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट हो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो सभी बच्चे जानते होंगे इस बात को कि मैग्नेट के आसपास एक फील्ड आता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कहते हो।
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी एक मैग्नेटिक कंपास रख दी जाए, चुंबकीय सुई, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, विक्षेप आ जाता है। और या तो आपने देखा होगा कि अगर कोई दो मैग्नेट एक दूसरे के पास लाओ, एक्सपेरिमेंट आपने कई बार किया भी होगा, नहीं किया हो तो करके देखो। अगर दो चुंबक एक दूसरे के पास लाओ तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं और या तो रिपेल करते हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, हमको एहसास होता है कि मैग्नेट एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, और ऐसे बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? चुंबकीय बल। इसको मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसको एफएम कहा जाता है, ठीक है। एफएम का मीन्स मैग्नेटिक फोर्स अर्थात चुंबकीय बल, और जो एफई होता है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात वैद्युत बल। समझ में आ रहा है सही बच्चों को? तो एफई को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एफएम को मैग्नेटिक फोर्स। जिस प्रकार दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर हों और वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी प्रकार अगर दो मैग्नेट भी एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर हों तो वो भी एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं, या एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाई करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स भी किसका एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सभी को समझ में आ गया? तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा फोर्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया? तो ये तीनों फोर्सेस किस प्रकार के फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दो प्रकार के फोर्स हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक को संपर्क बल और दूसरे को असंपर्क बल के नाम से जाना जाता है। सभी को क्लियर हो गया? नोट्स बना लिया सभी लोगों ने? जिनको नोट करने में प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो को वहीं पर आप रोक दें, पॉज कर दें, फिर नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। आप जितने अच्छे नोट्स बनाओगे आपको रिवीजन में उतनी ही हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गया? तो जो फोर्स हो गया उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने में सबसे पहले बच्चों को नॉलेज होना चाहिए फोर्स का। तो फोर्स का नॉलेज आपको हो गया कि फोर्स एक पुश और पुल है, जो क्या करता है? या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाता है, या मोशन में अगर बॉडी है तो उसको रेस्ट में ले आता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो बल जो है वो धक्का या खिंचाव दोनों प्रकार का होता है, जिसको पुश या पुल भी कहते हो। क्लियर? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गति में ले आएगा, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में ले आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। क्लियर? फोर्स की कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी। एक को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरे को कहते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट के कारण होंगे, और नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स होते हैं वो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट होंगे। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तब उनके बीच में लगेगा कांटेक्ट फोर्स, और अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं तो उन पर लगेगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो प्राइमरी कैटेगरी होती है फोर्सेस की, जिनको हम लोग कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक और नाम होता है जिसको डिस्टेंट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? डिस्टेंट फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये तो सारी बात हो गई जिसको अभी हम लोगों ने स्टडी किया, अर्थात फोर्स है क्या। ठीक, अब उसके बाद नंबर आता है इनर्शिया। इसको जड़त्व कहते हो। इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनर्शिया का हमारी लाइफ में। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जो स्टेट चेंज यानी अवस्था परिवर्तन से उत्पन्न होती है। ठीक है, इनर्शिया ही वो फैक्टर है, जड़त्व ही वो फैक्टर है जो हमारे अवस्था परिवर्तन को उत्पन्न करता है। आप ऐसे समझो, जड़त्व यानी इनर्शिया। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ रहा है? फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कराने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। और वो जो फोर्स हम लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो जो फोर्स हम लोग उस पर लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनर्शिया बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है। बात आपको समझ में आ गई? इनर्शिया बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है।
इनर्शिया, जड़त्व, जड़ता। बॉडी नहीं चाहती अपनी पोजीशन को बदलना, बॉडी अपनी पोजीशन को बदलना नहीं चाहती। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो नहीं चाहती कि वो गतिमान अवस्था में आए, मूविंग स्टेट में आए। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। समझने का प्रयास करो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रुकना नहीं चाहती, हम लोग उसको फोर्स लगाकर, ब्रेक लगाकर रोकते हैं। ऐसा क्यों हमको करना पड़ा? क्योंकि उसके अंदर एक नेचर है, एक प्रकृति है, उसे बोलते हो इनर्शिया। अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। हम लोग उसको छेड़ते हैं, हम लोग उसको रोकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये है इनर्शिया। तो इनर्शिया वो फैक्टर है जो स्वाभाविक गुण है, आप ये कह सकते हो किसी भी बॉडी की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है? कोई ब्लॉक किसी टेबल पे आप रख दो तो रखा रहेगा लॉन्ग टाइम तक, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 साल तक, कई साल तक, लाखों ईयर्स तक रखा रहेगा वो। अगर आप हम लोग उसको डिस्टर्ब ना करें, उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज अकरिंग ड्यू टू इनर्शिया। ये जड़त्व के कारण ही है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलना ही चाहती है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी के मोशन को अपोज करते हैं, यानी रोकते हैं। लेकिन वो जो चलना चाहती थी, वो क्यों चलना चाहती थी? ड्यू टू इनर्शिया। कोई गाड़ी किसी सड़क पर किसी डायरेक्शन में अगर मुड़ रही है तो मुड़ना चाहती है उधर, जब तक हम लोग उसको सीधा ना करें, स्टीयरिंग को मोड़ करके, हैंडल को मोड़ करके। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया। ये जड़त्व का ही गुण है कि हमको ये करना पड़ा तब ऐसा हुआ, हमको फोर्स लगाना पड़ा तब बॉडी चली। क्यों नहीं चल रही थी? इनर्शिया। कोई बॉडी चल रही थी, हमको फोर्स लगाकर रोकना पड़ा, क्यों नहीं रुक रही थी? क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर रही है, टर्न कर रही है, मुड़ रही है, हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी? इनर्शिया। बात आपको समझ में आ गई? तो बस ये इनर्शिया है। इनर्शिया की कोई अलग से डिफिनीशन आपको क्या बताना। इनर्शिया एक फील है, इनर्शिया एक लक्षण है जो हर एक बॉडी में मौजूद है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते, बहुत हमको कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कोई आलसी बच्चा हो तो वो समय से उठकर पढ़ाई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इनर्शिया। उसका स्वाभाविक गुण है सोना, उठना ही नहीं चाहता। उसके अंदर से वो उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कि हमको जीवन में कुछ कर दिखाना है, तो वो क्यों पढ़ाई करेगा? किसी शैतान बच्चे को रोका जाए कि आपको ये काम नहीं करना है, वो बार बार वही काम करने का प्रयास करता है। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया। ऐसा भी आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल है, थोड़ा कनेक्ट करने का मैंने प्रयास किया, और बाकी तो मैंने शुरुआत के आपको सारे केस बता ही दिए हैं। सबको क्लियर हो गया? तो इनर्शिया जो होता है उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। एक को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको कहते हो विराम का जड़त्व। एक को बोलते हो इनर्शिया ऑफ मोशन, अर्थात गति का जड़त्व। और एक को बोलते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अर्थात दिशा का जड़त्व। और तीनों मैंने आपको बता दिए हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों का आशय क्या है। सबको समझ में आ गया? बोलो। तो इनर्शिया क्या है? एक प्रकार की इनएबिलिटी, अयोग्यता। अयोग्यता ही तो हुई, जो गलत काम करे वो अयोग्य है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या अपने आप चलने लगेगी? नहीं चलेगी। क्यों? इट इज एनेबल, या ये कह सकते हो इसमें इनएबिलिटी है, अपने आप अपनी रेस्ट स्टेट को चेंज करने की। नहीं कर पाएगी। कोई ब्लॉक किसी टेबल पे रख दो, रुका हुआ है, आप ऐसे खड़े हो जाओ, कह दो चलो ए ब्लॉक चल, तो क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है,
उसके अंदर वो योग्यता नहीं है जिसके कारण वो बॉडी क्या कर सके, चल सके, अर्थात मूव कर सके। ऐसे अगर कोई बॉडी अगर चल रही है, हम उससे अपने आप कहते हैं रुक जा, दूर से ही कार जा रही है कहते हैं रुक जाओ, तो वो क्या है, इनएबिलिटी, कार नहीं रुकने वाली, तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन ही तो कहलाएगा। तो मोशन का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब समझ गए ना, ये भी क्या है, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी माने स्वयं उस काम को नहीं करने से रोक सकती। अगर रेस्ट में है तो अपने आप नहीं चलेगी, अगर चल रही है तो अपने आप नहीं रुकेगी, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो अपने आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। तो यही तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे पहले वाले को भी हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कोई बॉडी है m मास की, वो इनिशियली किस में है, रेस्ट में, अर्थात विरामावस्था में है, तो उसके अंदर एक ऐसी इनएबिलिटी है कि वो स्वयं मूव नहीं कर सकती, डू नॉट मूव इटसेल्फ। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसमें है, मोशन में, अर्थात गति में है, तो उसके अंदर एक इनएबिलिटी है, अयोग्यता है कि वो स्वयं नहीं चल सकती, डू नॉट कम्स इनटू रेस्ट, डू नॉट कम्स इनटू रेस्ट, वो स्वयं रेस्ट में नहीं आ सकती। इसको हम लोग क्या बोलते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कोई कार किसी टर्न पर अगर मुड़ रही हो, ठीक है ना, कोई कार है अगर वो किसी टर्न पर मुड़ रही हो, ध्यान रखना, तो वो अपने आप सीधी नहीं हो सकती, ध्यान रखना, वो मुड़ती ही रहेगी। तो डू नॉट चेंज डायरेक्शन, डू नॉट चेंज डायरेक्शन इटसेल्फ, डू नॉट चेंज डायरेक्शन इटसेल्फ, वो अपने आप दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसको हम लोग क्या बोलते हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया सभी लोगों को। आपने देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी रेस्ट में है और उसके अंदर कोई पैसेंजर यात्री बैठा हुआ है और गाड़ी अगर अचानक चल दे, तो जो यात्री होता है उसको एक झटके का एक्सपीरियंस होता है, याद है, उसको एक झटके का एक्सपीरियंस होता है, उसको धक्का लगता है। ऐसे कोई गाड़ी चल रही है और उसमें कोई पैसेंजर बैठा है और अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका जाए, तो भी हमको किसका एक्सपीरियंस होता है, जर्क का, झटके का एक्सपीरियंस होता है। हमारी बॉडी झुक जाती है, लीन कर जाती है। अगर बॉडी हमारी चल रही है गाड़ी के साथ साथ, ध्यान रखना, तो जब गाड़ी मोशन में है, कार मोशन में है, तो हमारा पूरा शरीर मोशन में है। और जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे पैर जो गाड़ी के कांटेक्ट में हैं वो तो रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है आपके शरीर का वो चलना चाहता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ध्यान आया। अगर कोई गाड़ी पहले रुकी हुई है, कार रुकी हुई है, तो हमारी पूरी बॉडी रुकी हुई है, पैर भी रुके, हाथ भी रुके, सर भी रुका, पूरा धड़ रुका हुआ है, हम उसके अंदर बैठे हैं, हम भी रेस्ट में। और जैसे गाड़ी चली तो हमारे पैर तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपर जो पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर चले जाते हैं। देखा होगा ना, गाड़ी अचानक चल दे, पीछे की ओर हम ऐसे लुढ़कते हैं, चल रही हो, रुक जाए तो हम आगे धाड़ से आगे चले जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहला वाला एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, दूसरा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। डायरेक्शन की भी आपको पता है कि हम किसी कार में बैठे हैं, अचानक क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त अगर कोई एक मोड़ आ जाए, कोई टर्न आ जाए, तो जैसे ही हम मुड़ते हैं, जैसे ही हम टर्न करते हैं, तो मुड़ने के अपोजिट डायरेक्शन में हम पर क्या लगता है, एक फोर्स, ठीक है, या कह सकते हो हम पर एक जर्क लगता है, हम पर एक झटका लगता है। तो अगर टर्न है क्लॉकवाइज तो हम किधर चले जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर टर्न किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम किधर चले जाते हैं, क्लॉकवाइज। अगर मोड़ है बाईं ओर तो हम किधर झुकते हैं, दाईं ओर। अगर मोड़ है दाईं ओर तो हम गाड़ियों में किधर झुकते हैं, बाईं ओर। क्यों, हमारी पूरी बॉडी कहाँ जाना चाहती थी, अब भी गाड़ी पहले सीधा चल रही है तो हम सीधे जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी अचानक कहाँ मुड़ गई, दाईं ओर, तो हमारी बॉडी को दाईं ओर मुड़ने में कुछ समय लगता है, तो इनर्शिया के कारण वो कहाँ झुक जाती है, बाईं ओर। हमको बाईं ओर लगता है, वास्तविकता में हम सीधे जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम पर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो तीसरा एग्जाम्पल हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सभी को समझ में आ गया।
सभी को तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। पहला एग्जाम्पल क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? नोट कर लें सभी लोग इसको जल्दी से कॉपी में। टॉपिक का नाम डाल दें इनर्शिया, और इनर्शिया के आगे लिख दें इट इज इनएबिलिटी टू चेंज स्टेट ऑफ एनी बॉडी itself. It is inability to change position of any body itself. ठीक है? और लिख दें टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के प्रकार, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको गति का जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको दिशा का जड़त्व कहा जाता है। पहला हो गया विराम का जड़त्व, दूसरा हो गया गति का जड़त्व, और तीसरा हो गया दिशा का जड़त्व। क्लियर? तो अलग अलग प्रकार के इनर्शिया अर्थात जड़त्व आ गए। क्लियर हो गया? तो नोट कर लें सभी लोगों को जल्दी से, ताकि आगे की ओर न्यूटन्स लॉ की तरफ हम लोग चलें। जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया सभी लोगों ने? तो क्या बच्चों हम लोगों ने स्टडी कर लिया इनर्शिया, और इनर्शिया के तीनों टाइप पढ़ लिए। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? तो अब हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉज, जो कि चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने 3 अलग अलग लॉज दिए, जिनको न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हो। इसमें से पहले लॉ को बोलते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। दूसरा कहलाता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। और तीसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का पहला लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स जड़त्व का नियम। दूसरा जो लॉ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। इसको बल का नियम भी कहा जाता है शॉर्ट में, लॉ ऑफ फोर्स। और तीसरे लॉ को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है? तो कौन कौन से लॉज होते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, और न्यूटन्स थर्ड लॉ। पहले लॉ को न्यूटन ने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व का नियम कहते हो। इनर्शिया वही जो अभी हम लोग पढ़ के आए। दूसरा जो लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है? और जो तीसरा लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको बोला जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ, मींस क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है? तो हम लोग बारी बारी से तीनों लॉज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे न्यूटन का पहला नियम या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है? न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो कहने का मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, every body tries to maintain state of rest or state of motion
until external force is not applied on it। कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में या मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सबको समझ में आ गया? कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है या तब तक मोशन स्टेट में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो इसकी स्टेट में क्या हो जाएगा? चेंज। अगर बॉडी रेस्ट में है तो किस में आ जाएगी? मोशन में। और अगर बॉडी मोशन में है तो किस में आ जाएगी? रेस्ट में। इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, मींस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर बॉडी की शुरुआत में स्टेट है रेस्ट की स्टेट, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, उस पर m मास का एक ब्लॉक रेस्ट में रखा है, ठीक, और कोई भी एक दूसरा ब्लॉक है m मास का जो कि मोशन में है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो जो बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, मींस F नेट इज इक्वल टू 0। अगर F नेट इज इक्वल टू 0 है तो बॉडी की स्टेट क्या रहेगी? बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, रिमेन इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में ही होगी। और यहीं पर ये कंडीशन भी आ गई कि अगर F नेट 0 तो बॉडी मोशन में ही रहेगी, मींस बॉडी रिमेन इन मोशन। बात आपको समझ में आ गई? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, बशर्ते कंडीशन क्या है? उस पर कोई फोर्स ना लगे, या लगे तो सारे फोर्सेस का नेट क्या हो? 0। एक तो ये कंडीशन है कि कोई फोर्स लगे ही ना, और दूसरी ये कंडीशन है कि अगर फोर्सेस लगें तो उनका रिजल्टेंट क्या हो? 0। ठीक। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं सिंस, कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स 0 है और F नेट इज इक्वल टू 0, तो सभी लोग जानते हो F इज इक्वल टू होता है ma, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे न्यूटन सेकंड लॉ आएगा तो क्या होता है, आपको ये फार्मूला पता है कि जो फोर्स होता है उसी से एक्सीलरेशन डेवलप होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा तो उसका नेट एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0। तो A नेट आल्सो विल बी इक्वल टू 0। तो F नेट 0 और A नेट 0। F नेट क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी, और A नेट क्या है? बॉडी का एक्सीलरेशन। दैट मीन्स व्हेन नेट फोर्स acting on object is 0, then net acceleration A net also equal to 0। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाला कोई नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का नेट एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोगों ने यहां पर नोट भी कर लिया अलग से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सबको बात समझ में आ गई? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबको बात क्लियर हो गई है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में मेंटेन होगी, अगर मोशन में है तो मोशन में मेंटेन होगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का पहला नियम, या इसी को बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नोट कर लें जल्दी से इसको। नोट कर लिया बच्चों? तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया का एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है कि ये इक्विलिब्रियम में काम आता है।
कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में मेंटेन रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से लगातार चलती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज कर सकते हैं, जो हमको ये बताता था कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में मेंटेन, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, बशर्ते उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। और इक्विलिब्रियम के लिए इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कई फोर्सेस एक साथ काम करें, ठीक है, F1, F2, F3 और F4, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ गिवन बॉडी या गिवन ऑब्जेक्ट जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो, मींस F नेट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लगे हों, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर वो बॉडी साम्यता में है, तो उस पर लगने वाले बलों का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो, या फिर आप ये कह दो कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। दैट मीन्स वी आल्सो कैन से दैट सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखिए, F1, F2, F3, F4, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इन सब का एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल टू आएगा, जीरो के आएगा। ध्यान रखना, ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो उपयोग है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, तो ऐसे होता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो। क्लियर। अब अगर हम लोग इसको किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग देखें, ये OX और ये OI होता है, ऐसे ही OZ भी होगा। तो अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, सिंस F नेट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसका मतलब यह भी हुआ कि अलोंग X एक्सिस और अलोंग Y एक्सिस जो फोर्सेस हैं उनका भी नेट सम क्या होना चाहिए, जीरो। दैट मींस वी आल्सो कैन से दैट सिग्मा Fx इज इक्वल टू जीरो एंड अलोंग द Y डायरेक्शन सिग्मा Fy इज इक्वल टू जीरो। और अगर थ्री डायमेंशनल प्लेन में कोई फोर्स लगे Fx, Fy और Fz along the x axis Fx, along the y axis Fy, और z अक्ष की दिशा में अगर फोर्स लगे Fz, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा Fz इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो x डायरेक्शन में जो फोर्स के कंपोनेंट होंगे उनका भी एल्जेब्रिक सम जीरो, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे उनका भी एल्जेब्रिक सम जीरो, और z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे उनका भी एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मींस सिग्मा Fx जीरो, सिग्मा Fy जीरो एंड सिग्मा Fz इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होंगी और वो इक्विलिब्रियम लॉ से सॉल्व होंगी। इसको इक्विलिब्रियम लॉ या संतुलन का नियम भी आप कहते हो, जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में अप्लाई होता है। और ये फार्मूला हमको क्या बताता है, सिग्मा Fx जीरो, सिग्मा Fy जीरो, सिग्मा Fz जीरो, या फिर आप ये कह दो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस कंडीशन। और या तो आप डायरेक्ट इसको लिख दो सिग्मा F नेट इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये भी बता सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना, साम्य अवस्था में हो, तो उस पर लगने वाले सभी बलों का, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, नोट कर लें इनको कॉपी में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉर इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम, और उसमें लिख दें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के लिए, संतुलन के लिए
उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0। या सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 और सिग्मा एफ जेड की वैल्यू भी क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर कई न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट लगते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। जेईई मेंस में, नीट के एग्जाम में, या डिफेंस के पेपर में, या आपके 11th के एग्जाम में इक्विलिब्रियम पे आधारित कई सवाल ऐसे बन सकते हैं जो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन के नियम पर आधारित होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि दो रिजिड वॉल्स हैं, दृढ़ दीवारें, उनके बीच एक डोरी, दो डोरियों की सहायता से किसी भी बॉडी को हमने ऐसे टाइट किया है। ठीक है, m मास की कोई एक बॉडी है, उसको दो डोरियों से हम लोगों ने, दो स्ट्रिंग से बांध दिया है। आप ऐसे समझ लें या पहले दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ दिखा दें कपुल करके, ऐसे ये पूरी एक स्ट्रिंग है और यहां पर आप मास को उलट कर लें, ऐसे टांगा गया है। ठीक, ये दो वॉल्स हैं, रिजिड सरफेसेस या रिजिड वॉल्स, इनसे दो डोरियां क्लंप की गई हैं। एक का टेंशन फोर्स है T1 और दूसरे का टेंशन फोर्स है T2 और यहां पर ये एंगल गिवन हो थीटा। ठीक, हमने आपसे ये बोला कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या टेंशन फोर्स लिख दें। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंशन फोर्सेस T1 एंड T2 फॉर इक्विलिब्रियम। संतुलन के लिए T1 और T2 के समीकरण बनाइए। कैसे आप क्वेश्चन को करोगे? सबसे पहले हम लोग यहां पर वेक्टर थ्योरी का यूज करेंगे और ये जो फोर्सेस T1 और T2 हैं इनको कंपोनेंट यानी घटकों में बांटेंगे। कैसे क्वेश्चन किया जाता है, जरा डायग्राम को ध्यान से आप देखें। यहां पर ये जो T1 है जो ऊपर वाली दीवार के साथ थीटा एंगल बनाता है, इसको हम लोगों ने दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जब ये एंगल थीटा, तो बच्चों जानते हो ये भी एंगल थीटा होगा। और T1 के अगर हम लोग दो कंपोनेंट करें तो अब एक कंपोनेंट आएगा T1 cos थीटा along द OX, इसको O कह दें, OX की दिशा में T1 cos थीटा, और T1 का दूसरा कंपोनेंट आएगा T1 sin थीटा। समझ में आ गया? T1 का एक घटक क्या हो गया? T1 cos थीटा और दूसरा कौन सा? T1 sin थीटा। मास m का जो वेट होगा वो होगा mg डाउनवर्ड, नीचे की ओर। तो अब अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखें और इस सारे वेक्टर्स को अलग अलग कर लें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है T1 cos थीटा, नीचे की ओर लग रहा है वेट mg, ऊपर की ओर जो कंपोनेंट है वो है T1 sin थीटा, और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जो टेंशन फोर्स है वो T2। अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, और अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? सिग्मा fx 0 एंड सिग्मा fy 0। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका नेट सम 0 होना चाहिए, और y एक्सिस के डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं उनका भी नेट सम क्या होना चाहिए? 0। क्लियर? तो अगर हम लोग यहां पर यूज करें, नाउ फ्रॉम सिग्मा fx 0, तो सिग्मा fx 0 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हों। दैट मीन्स वी कैन रिटर्न दिस T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2। पहली क्वेश्चन आपकी ये बन गई। और अब अगर हम लोग यूज करें फ्रॉम सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 से दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? T1 sin थीटा इज इक्वल टू mg। क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि T1 और T2 के साम्यावस्था के लिए दो इक्वेशंस बनाएं। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों ने बना ली।
ठीक है। आगे अगर हम लोगों से और कुछ वैल्यू फाइंड आउट कराता, अगर हम लोगों को m की वैल्यू गिवन हो, टेंशन फोर्स T2 गिवन हो, तो हम लोग थीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर थीटा दिया जाए, इफ थीटा इज गिवन, तो हम लोग इन इक्वेशन से T1 और T2 को फाइंड आउट कर लेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर थीटा दिया हो तो T1 और T2 आपको निकल आएगा, और अगर T1 T2 वैल्यू पता हो तो हम लोग थीटा को फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा को कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो T1 साइन थीटा अपॉन T2 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू mg अपॉन T2। ये T1 है, ये T1 है, सॉरी T1, तो T1 से T1 कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन T2। इस फार्मूले में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? m की वैल्यू क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, और टेंशन फोर्स T2 पता होना चाहिए। g की वैल्यू तो आप जानते हो 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसी प्रॉब्लम से कई चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली तो हमारे सामने है जिसमें हम लोग T1 और T2 को पता लगा सकते हैं, और दूसरी हमारे सामने ये कंडीशन है, इसमें हम लोग वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर से जो एंगल बना है थीटा डोरी का, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर वैल्यू दे दी जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से आप इसको कर लें। रब कर दें बेटा। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने इक्विलिब्रियम लॉ को लगा करके ये सीखा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने यहां पर कोई वैल्यू आपको दे दी, क्वेश्चन हमारा यही है। ये जो m है इसको हम लोगों ने ले लिया 4 kg, थीटा को हम लोगों ने ले लिया 30 डिग्री, और आपसे हम लोगों ने कहा इसी क्वेश्चन में फाइंड वैल्यूज ऑफ T1, T2। आपको T1 और T2 की वैल्यू को पता लगाना है। करें जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करें। सेम वही प्रॉब्लम है। जब ये एंगल थीटा 30, तो ये भी कितना होगा 30, तो यहां पर क्या होगा T1 cos 30, और यहां पर क्या होगा T1 sin 30। अब हम लोग क्या यूज करेंगे? नाउ फ्रॉम सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। अगर सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 की बात करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T2। क्लियर? और cos 30 की वैल्यू जानते हो √3/2 इज इक्वल टू T2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन की बात करोगे तो आपको मिलेगा T1 sin 30, और दैट इज इक्वल टू mg, m की जगह है 4, g की जगह 9.8 या 10, और sin 30 की वैल्यू बच्चों जानते हो 1/2, 4 इंटू 9.8, तो अगर यहां से T1 को फाइंड आउट हम लोग करें तो 4 इंटू 2 इंटू 9.8, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन। देखो T1 आ गया, मल्टीप्लाई तो कर लोगे अब आप लोग। ये वैल्यू किसकी आ गई? T1 की, और T1 की वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? T2 की। तो T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू 8 इंटू 9.8, क्लियर? 8 इंटू 9.8 इंटू √3 और बाई 2, तो ये कैंसिल, तो ये 4, तो 4√3 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई आप कर लेना, और ये वैल्यू हमारे पास में किसकी निकल आई? T2 की। सबको तरीका समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोगों ने किसका यूज कर लिया? देखो, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया इक्विलिब्रियम के, और साथ में हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? डोरियों में जो टेंशन फोर्स है, तनाव बल T1 और T2, इनकी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस को यूज करके, संतुलन के समीकरण का प्रयोग करके, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इक्विलिब्रियम में कैसे लगाते हैं, F0, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको सारे
टॉपिक्स की जो हमने जानकारी दी है, या आपको जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने बताए वो आपको बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे। आप इनकी अच्छी मेहनत करें IIT JEE के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, या फिर ये कह सकते हो जो एकेडमिक की प्रिपरेशन है उसके लिए भी आपके ये टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स और इनर्शिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर किया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको लगातार इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने तैयार किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लेक्चर जो हम लोग लेकर के आएंगे वो न्यूटन सेकंड लॉ का, जिसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बारी बारी से हम लोग आपको बताएंगे और सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तब तक सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, और लगातार मन लगाकर पढ़ते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।